अगला टॉपिक है हमारे पास बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। अब आपने पहले भी पढ़ा था इंस्टीट्यूशनल डिजाइन किन्हें कहते हैं, आपको पता ही है, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था ना, आपको पता है। हमारे पास है लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, तो ये सब क्या है आपके इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इनके ऊपर बैलेंस्ड डिजाइन कैसे बना, मतलब चलिए देखते हैं। Constitutions were often subverted not by people but by small groups who wished to enhance their own power. Well crafted constitutions fragmented power in societies intelligently so that no single group can subvert the constitution। समझ में आ गया? कोई भी जो ग्रुप है वो पलट ना दे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, पावर को इंटेलिजेंटली पूरी सोसाइटी में आपके डिवाइड किया गया है। अब कैसे किया गया है? वन वे ऑफ सच इंटेलिजेंट डिजाइनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इंश्योर दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर्स मोनोपोली ऑफ पावर। सिंगल पावर ना आ जाए किसी इंस्टीट्यूशन पे, ठीक है ना। दिस इज ऑफन डन बाय फ्रेगमेंटिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। फ्रेगमेंटिंग मतलब फैला देना, तोड़ देना। तो तोड़ दिया पावर को डिफरेंट आपके इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है ना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल horizontally fragments power across different sections like legislature, executive and judiciary। तो आपको ये सब मैंने पिछले साल भी पढ़ाया था कि जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो क्या होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो एक ही लेवल पे होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको सबको क्या कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट पावर्स दे दी, ठीक है ना। एंड इवन इंडिपेंडेंट स्टेटरी बॉडीज लाइक द इलेक्शन कमीशंस, और कुछ ऐसे बॉडीज बना दी जिनके ऊपर किसी की भी अथॉरिटी नहीं चलती, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाउंड होते हैं वो लोग। जैसे कि आपके पास इलेक्शन कमीशन है, ठीक है ना, उसमें डायरेक्टली आपकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकती है। दिस इंश्योर्स दैट इवन इफ वन इंस्टीट्यूशन वांट्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन अदर कैन चेक इट्स ट्रांजिशंस। तो अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन चाहे कि भाई ये रूल गलत है, हटाओ इसे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा बनाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। You cannot subvert the constitution because there are other institutions who are watching you that what are your transactions, आप कर क्या रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को आप कहीं छेड़ तो नहीं रहे हैं। तो उसको चेक करने के लिए आपके पास क्या है, और भी आपके पास इंस्टीट्यूशन हैं। एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ये हमने पहले भी पढ़ा था। चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब व्हेन ईच इंस्टीट्यूशन इन हॉरिजॉन्टल लेवल कैन चेक ईच अदर वर्क, व्हाट आर दे डूइंग। क्लियर? तो ये आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इज दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन सर्टेन वैल्यूज, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स एज अथॉरिटी। अब वो क्या होने चाहिए बैलेंसेस इन सबके बीच में, चलिए देखते हैं। एंड एट द सेम टाइम अलाउ इनफ फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स ऑपरेशंस टू अडॉप्ट अ चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से बैलेंस भी होना चाहिए पावर, कहीं ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि एक कुछ ऐसी पावर होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जैसे कि कोई अगर चेंजेस हमें चाहिए सोसाइटी में या अपने ग्रुप में, या कोई भी ऐसी कंडीशंस हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, तो उनको ठीक करने के लिए कौन आएगा, तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ही तो होगा। बट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ कह ही नहीं सकते, ना उसको चेंज कर सकते हैं, ना उसमें कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, वो तो फिर रिजिड हो जाएगा, और रिजिड हो जाएगा तो उसको क्या होगा, टूट जाएगा जल्दी से, ठीक है ना। आपको यहाँ लिखा है देखो आगे, टू रिजिड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइकली टू ब्रेक डाउन। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो लोग उसको फॉलो ही नहीं करेंगे, लोगों को लगेगा ये तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो तो अपने रूल्स में बंधे हुए हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी, पर कहीं इतना भी फ्लेक्सिबल ना हो कि कोई सिक्योरिटी ना बचे, कोई प्रेडिक्टेबिलिटी ना हो, कोई आइडेंटिटी ना बचे लोगों की। जो मन आ रहा है जिसका, वो आप गवर्नमेंट आ रही है वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करी जा रही है, उनको रिवर्स कर दे रही है, किसी रूल्स को हटा दे रही है, अपने हिसाब से बना दे रही है। तो जो बैलेंस होगा आपके पास, जो वैल्यूज़ होंगी सोसाइटीज़ की, वो क्या हो जाएंगी, खतरे में आ जाएंगे। उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं बचेगा, क्योंकि जिसका जो मन करेगा, उसको जो सही लगेगा, भाई मेरा विजडम कहता है कि ये चीज़ सही है, इस सोसाइटी के लिए इनको ये करना चाहिए, दूसरे को ये नहीं करना चाहिए, तो उससे क्या होगा, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी जो उस कॉन्स्टिट्यूशन की होगी। तो इतना भी फ्लेक्सिबल वो नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंश्योर्ड दैट इट विल सर्वाइव एज अ डॉक्यूमेंट respected by people. This arrangement also ensures that no section or group can on its own subvert the constitution। तो ये चीज़ हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या होना चाहिए,
सब लोगों की एक तरीके से उसको रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो उसको ओबे करने चाहिए, ठीक है। और वो एक ऐसा सर्वाइव करे जिससे कि लोग क्या करें, कोई एक कम्युनिटी उसको सबवर्ट ना कर सके, पलट ना सके, जिससे कि दूसरी कम्युनिटी को हार्म पहुंच जाए, ठीक है ना। अब ऐसे क्या चीज़ें हैं जो इसमें आगे, और आगे इसमें थोड़ा सा देखेंगे क्या है इसमें क्वेश्चंस और आ सकते हैं। तो नंबर 1 है क्वेश्चन, जैसे कि वर द पीपल हु इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन क्रेडिबल। आप जिन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारा, क्या वो क्रेडिबल थे, क्या लोगों का उनके पास विश्वास था, ठीक है। दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। और सेकंड है हमारे पास, देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, did the constitution ensures the power was intelligently organized so that if was not easy for the any group to subvert the constitution। क्या हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बना कि कोई दूसरा जो आपका ग्रुप है वो उसको सबवर्ट ना कर सके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरीवन सम रीजंस टू गो अलॉन्ग विद इट। क्या कुछ ऐसे चीज़ें मिली हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन से हर एक ग्रुप को कि क्या सारे ग्रुप एक साथ चल सकें, ये भी तो बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा कुछ हो ही ना जिससे कि सारे ग्रुप एक साथ चल सके, तो फिर कैसे काम चलेगा, दूसरे ग्रुप उसको फॉलो ही नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा आया आपके पास, ऑल्सो इज द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकस ऑफ पीपल्स होप एंड एस्पिरेशंस। लोकस का मतलब होता है कि क्या एक तरीके से, एक कहते हैं ठिकाना, कि वहाँ पे लोगों का एक तरीके से प्रेजेंस है, उनकी होप्स का और एस्पिरेशंस का कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये सब कर पाएगा, उनकी होप्स और एस्पिरेशन को पूरा कर पाएगा, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू कमांड वॉलेंट्री एलिजियंसी ऑफ पीपल डिपेंड्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट अपॉन वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट। केवल कॉन्स्टिट्यूशन केवल जस्ट है मतलब का मतलब है केवल बोलने के लिए है केवल। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस अंडरलाइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या उसके प्रिंसिपल जस्टिस हैं, ठीक है, जिनसे आपको लॉ जस्टिस मिलता है। दिस चैप्टर ऑफ द बुक विल आंसर द क्वेश्चन। तो ये सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं इनके आंसर अभी आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं हम थोड़ा सा। हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो पीछे हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, ठीक है, तो उससे हमको जवाब मिलेंगे बहुत सारे जो भी हमने पूछे। लेट अस फाउंड हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। फॉर्मली द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच हैड बीन इलेक्टेड बाय अनडिवाइडेड इंडिया। It had a first sitting on 9th December 1946 and reassembled as Constituent Assembly for Dividing India on 14th August 1947। तो क्लियर हो गया। पहले वो कब बैठे थे, जब वो आपका अनडिवाइडेड इंडिया था, और उसके बाद जो रीजॉइंट हुए वो उसके बाद कब हुए, 1947 को, ठीक है। इट मेंबर्स वर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये आपकी वहाँ पर प्रोविंशियली मतलब जो स्टार्टिंग होता है, ठीक है, नॉट फिक्स बट प्रोविंशियल मतलब स्टार्टिंग जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पे उस टाइम बनी थी, उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से आपका वोट डाल के जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके मेंबर्स को इलेक्ट किया था कि जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो क्या थे उसके अंदर कैटेगरीज देखेंगे क्या किस तरीके से था। ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स वर अलॉटेड सीट्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन रफली इन द रेशियो 1:10 lakh, ठीक है। एज अ रिजल्ट द प्रोविंसेस वर टू इलेक्ट 292 members while the princely states were allotted a minimum of 93 seats, ठीक है। The each seats in each provinces were distributed among the three main communities Muslim, Sikhs, Jain. This proportion to their respective populations। तो जो इनका द proportion was क्या है उनका respective to their population था कि जिस तरीके से उनकी population होगी इन कैटेगरी की उसी हिसाब से उनको सीट्स मिलेंगी। मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड their own representatives by the method of provincial representation with a single transferable vote। तो जो आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव थी उनके पास सबके पास वोट का अधिकार था एक, तो उन्होंने अपने अपने क्या है वो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना, ठीक है ना। द मेथड ऑफ selection in the case of representatives of princely states were to be determined constitution। और ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा
मेंशन किया गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स में से हैं उनको कैसे आपका इलेक्ट किया जाए, कैसे उनको मेंबर बनाया जाए। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अब है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसका कंपोजिशन कैसा था, ठीक है, क्या उसके अंदर डिटेल्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। एज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ partition under the plan of 3rd June 1947, those members who were elected from territories which fall under Pakistan caused to be members of Constituent Assembly। अब देखो उससे पहले वो डिसाइड हुए थे बट उसके बाद पार्टीशन हो गया, ठीक है ना। द नंबर ऑफ members in the assembly were reduced to 299। The constitution was adopted on 26 November 1949। 284 members were actually present on 24 January 1950 and appended their signature to constitution as final passed। समझ में आ गया आपको, ये डिटेल है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है बट जस्ट फॉर अ डिटेल। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज thus formed against the backdrop of horrendous violence that the partition unleashed on the subcontinent। तो ये जो आपका उस टाइम जो पार्टीशन का जो भी वायलेंस हुआ था तो उसके अगेंस्ट आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। मतलब उस टाइम ये सब चल रहा था, आपको पता है पार्टीशन का कितना उस टाइम पे मास्केयर हुआ था, ठीक है, तब भी उस आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था। बट इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू द फॉर्टिट्यूड ऑफ द फ्रेमर्स that they were not only able to draft a constitution under immense pressure, ठीक है, अब उतना प्रेशर था वहाँ पे, तब भी उन जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, जो फ्रेम कर रहे थे, उन्होंने तब भी उसको बनाया, ठीक है ना। बट ऑल्सो लर्न द राइट लेसन फ्रॉम द अनमैनेजेबल वायलेंस दैट अकम्प्लेन्ड द पार्टीशन। तो ये भी उनको समझ में आया कि किस तरीके से आपका जो मैनेज नहीं किया जा सकता था वायलेंस, ठीक है, को इतना कुछ संभाल पाना, ये भी उन्होंने एक सीखा उस टाइम पे। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कमिटेड टू अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप वर नॉट ओनली वुड माइनॉरिटीज बी सिक्योर बट रिलीजियस आइडेंटिटी वुड हैव नो बेयरिंग ऑन सिटीजनशिप राइट्स। तो ये भी चीज़ उनको वहाँ से क्लियर हो गया कि जो आपकी, क्योंकि जो आपका पार्टीशन था वो रिलीजन के बेस पे था, तो उनको समझ में आ गया कि जो रिलीजन को है आपको आइडेंटिटी नहीं बनानी है कंट्री की, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ से समझ में आई। तो कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस तरीके से था कि कितने लोग वहाँ थे, कैसे उन्होंने डिसीजंस लिए, ठीक है। अब इसमें जो अगला टॉपिक आता है वो है आपके पास जो आपका द प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन। अब जो ये भी इम्पॉर्टेंट था काफ़ी, तो इसका मतलब क्या है कि किस तरीके से जो आपके जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत क्या थे आपके, जो आपके डिस्कशन थे, डेलिबरेशन का मतलब डिस्कशन, जो आप विचार विमर्श करते हैं, वो कैसे हुए थे, चलिए देखते हैं। द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डज नॉट कम ओनली फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज द ब्रॉडली दो नॉट परफेक्टली प्रेजेंटेटिव। अब आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पता था कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है, और प्रेजेंटेवली भी बहुत, एक तरीके से देखें तो इतना परफेक्टली नहीं है। इट कम्स फ्रॉम द प्रोसीजर्स टू अडॉप्ट टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वैल्यूज इट्स मेंबर्स ब्रॉट टू देयर डेलिब्रेशंस। तो ये जो आपका जो फ्रेम होना था कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस पे वैल्यू रखता था कि जो उसके मेंबर्स हैं वो कितना अच्छा उस पर डिस्कशन करते हैं, कितने अच्छे वो वैल्यूज उस डिस्कशन में लेके आते हैं। अगर उनकी वैल्यू सही नहीं होंगी, अगर वो जो मेंबर्स हैं वो केवल अपने ही इंटरेस्ट के बारे में केवल सोचेंगे, तो उससे क्या होगा, उतना अच्छा फ्रेमवर्क नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। बट अगर वो अच्छी वैल्यूज़ के साथ आएंगे, अगर वो नेशनल आइडेंटिटी को अपने दिमाग में रखेंगे, तो उससे क्या होगा, जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंटरेस्ट होंगे वो क्या होंगे, सबके द्वारा एक तरीके से उसमें एग्रीमेंट होगा और वो सबके लिए क्या होगा, एक फ्रूटफुल रिजल्ट बन के आएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ में था। अब देखेंगे आगे, देयर वर लेजिटिमेट डिफरेंसेस ऑफ प्रिंसिपल। अब देखो जब वहाँ पे उनकी सोच हुई, जब वहाँ पे उनका डिस्कशन हुआ, तो उसमें क्या था, एक लेजिटिमेट डिफरेंसेस थे, मतलब जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं, कानूनी तौर पर बात कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एंड द डिफरेंसेस वर मैनी। शुड इंडिया अडॉप्ट अ सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी एक डिस्कशन का टॉपिक था। ये हमने अभी पढ़ा भी था पहले लास्ट ईयर में, आपने 10th में देखा था, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आपने सब पढ़ा था। तो ये भी एक उनका एक डिस्कशन का एक टॉपिक था, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, ये भी एक टॉपिक था। व्हाट शुड बी द पावर्स ऑफ द जुडिशरी, शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट। Almost every issue that lies at the foundation of the modern state was discussed with the great
सोफिस्टिकेशन, तो ये सारे जितने भी जो आपके क्वेश्चंस हैं या जो टॉपिक्स थे इनको बहुत गहराई के साथ डिस्कस किया गया, ठीक है ना। ओनली वन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट, तो बस एक आपका यहाँ पे एक टॉपिक था जिसको कि आप बिना डिस्कशन के सबकी एग्रीमेंट से पास किया गया, जो कि था आपका वोटिंग राइट का, ठीक है ना। तो कि वोटिंग राइट किसको मिलना चाहिए, वोटिंग राइट आपका ना किसी रिलीजन के बेस पे होना चाहिए, ना कास्ट के, ना एजुकेशन के, ना जेंडर के, ना इनकम के, ठीक है, सबको बराबर का एक वोट मिलना चाहिए, राइट टू वोट। तो उसके लिए सबका एक ही बार में आपकी मंजूरी थी, नो उसमें डिस्कशन था, ठीक है ना। तो ये एक इकलौता ऐसा टॉपिक था जिसमें कि सबने अपने क्या दी थी, एग्रीमेंट दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर ईच क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज सब्जेक्टेड टू स्क्रूटनी एंड डिबेट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसने हर एक क्लॉज जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था उसको एक जांच का मुद्दा बनाया, एक डिस्कशन का मुद्दा बनाया कि सबके पास पहले जांच होनी चाहिए फिर डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है ना। इज अ ट्रिब्यूट टू पब्लिक रीजन एट इट्स बेस्ट, और क्या क्या, क्योंकि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, पब्लिक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए हर एक चीज़ डिस्कशन और डिबेट होना चाहिए। These debates deserved to be memorialized as one of the most significant chapter in the history of constitution making, equal in the importance to the French and American Revolution। तो जितना आपका फ्रेंच और आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस रखता है, उसी तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो डिबेट और डिस्कशन था कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविंसेस के ऊपर, वो सबसे इम्पॉर्टेंट था। तो चलिए अब देखते हैं, अगला है हमारे पास प्रोसीजर्स क्या क्या थे, ठीक है ना। अब प्रोसीजर्स का मतलब होता है क्या क्या उससे स्टेप्स लिए गए, क्या क्या तरीके थे, चलिए देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड 8 मेजर कमिटीज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो इन्हीं सारी चीज़ें एस्पेक्ट को सोसाइटी के देख के उन्होंने क्या किया, आपकी 8 ऐसे कमिटीज़ बनाए उस किसके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, ठीक है ना। यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और बी राव अम्बेडकर चेयर्ड दीज कमिटीज। तो ये आपकी क्या थी, इनके चेयरपर्सन थे कमिटीज के। दीज वर नॉट मैन हु अग्रीड विद ईच अदर ऑन मेनी थिंग्स, और ये वो लोग थे जो एक दूसरे की कई बातों से सहमत नहीं होते थे। इनको लगता था कि आपस में कि ये चीज़ ये गलत कह रहे हैं जो दूसरा कह रहे हैं, ठीक है। Ambedkar had been a bitter critic of Congress and Gandhi, accusing them of not doing enough for the upliftment of scheduled caste। तो जो आपके अंबेडकर जी थे उनको लगता था कि कांग्रेस और जो गांधी जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया है शेड्यूल्ड कास्ट को अपलिफ्ट करने के लिए, तो ये उनकी सोच थी उनके लिए। उसी तरीके से आपकी पटेल एंड नेहरू डिसएग्रीड ऑन मेनी इश्यूज, वो भी आपस में डिसएग्रीड होते थे। Nevertheless, they all worked together. Each committee usually drafted particular provisions of the constitution which were then subjected to debate by the entire assembly। तो फिर भी जब भी ये आपके इनके बीच में जो डिफरेंसेस थे तब भी इन लोगों ने क्या किया, एक साथ काम किया और जो आपके पॉपुलर आपके जो प्रोविंसेस हैं उनको लिखा, और उसके बाद उनके पास फाइनली क्या हुआ, असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें डिस्कशन हुआ। Usually an attempt was made to reach a consensus with the belief that provinces agreed to by all would not be determined to any particular interest। तो अब वो ये कहना चाह रहे थे अगर किसी प्रोविंसेस में पूरी इंटायर असेंबली ने अपना पॉइंट रख दिया और अपने वो एग्री हो गए, तो वो उसके बाद कभी भी उसको एज ए पर्टिकुलर इंटरेस्ट के रूप में डिस्कस नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये नहीं कहा जाएगा भाई ये तो पटेल जी ने कहा था, इनको अपना इंटरेस्ट था इसलिए पास किया, नहीं। अगर सब ने एग्रीमेंट किया है तो फिर वो एज ए पब्लिक इंटरेस्ट के रूप में लिया जाएगा। सम प्रोविजंस वर सब्जेक्टेड टू द वोट, बट इन ईच इंस्टेंस every single argument, query or concern was responded with the great care in writing। तो हर एक चीज़ को डिस्कस किया गया, डिस्कशन के बाद उसकी इंपॉर्टेंस रखी गई, वो कितना इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंस देने के बाद हर एक को क्या किया गया, केयर किया गया और उसको रिटन फॉर्म में लिखा गया, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो अगला टॉपिक है हमारे पास, चलिए देखते हैं अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए देखते हैं। बट नो कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ द असेंबली दैट प्रोड्यूसेस इट। अब ये यहाँ पे एक चीज़ कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपके असेंबली ने जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, तो इतना सिंपल भी नहीं है आप कह देंगे कि इस असेंबली ने बनाया है तो उनका प्रोडक्ट है, उन्होंने बनाया है, ठीक है।
क्यों, ऐसा क्यों है? An assembly as diverse as the Constitution Assembly of India could not have functioned if there were no background concerns of the main principle of Constitution should enshrine. अब वो ये कहना चाह रहे हैं, इतनी डाइवर्स आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसमें लोग थे, रिलीजन के लोग थे, प्रोविंसेस के लोग थे, स्टेट्स के लोग थे, इतनी डाइवर्सिटी थी, फिर भी उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन में एग्रीमेंट कर लिया। तो कुछ ना कुछ तो उनके बैकग्राउंड में कंसर्न रहा होगा, उनके दिमाग में सबकी एक यूनिटी रही होगी कहीं ना कहीं पे। तो वो क्या चीज़ थी? दीज प्रिंसिपल वर फोर्स्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब वो जो आपका जो फीलिंग थी, ठीक है, प्रिंसिपल्स थे, जो उनके सिद्धांत थे, वो कैसे बने थे? वो फोर्स करके बने हुए थे, तपे हुए थे। कैसे तपे थे वो? स्ट्रगल में, जो उन्होंने फ्रीडम के लिए सब लोगों ने एक साथ लड़ाई करी थी, उसमें वो उनकी जो सोच थी वो पकी हुई थी कि भाई हमें ऐसा चाहिए। तो सबका एक तरीके से क्या था, एक सोच थी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में। इन अ वे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज गिविंग कॉन्क्रीट शेप एंड फॉर्म द प्रिंसिपल्स इट हैड इनहेरिटेटेड फ्रॉम द नेशनलिस्ट मूवमेंट। और यही सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, एक अपना स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल बनाया जो उनके अंदर आए थे। कहाँ से आए थे? जो उनके नेशनलिस्ट मूवमेंट थे, जब उन सब लोग एक साथ लड़ते थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो वहाँ से उनके सबके अंदर क्या था, एक प्रिंसिपल्स थे कि वो सब लोग उसी को फॉलो करते थे। वही चीज़ उन्होंने कहाँ किया, इनेक्ट किया आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है ना। फॉर डिकेड्स प्रोसीडिंग ऑफ प्रोमलगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द नेशनलिस्ट मूवमेंट हैड debated many questions that were relevant to the making of constitution। ये सब हम बता चुके हैं पहले भी। The shape and the form of government India should have, the values it should uphold, the inequalities it should overcome। Answers forged in those debates were given their final form in the constitution। तो किस तरीके की आपकी गवर्नमेंट होनी चाहिए, किस तरीके की वैल्यूज़ को उसको ऊपर रखना है, और किस तरीके की इनइक्वालिटीज़ को उसको हटाना है, ये सारे डिबेट किए गए आपके उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। परहैप्स द बेस्ट समरी ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट ब्रॉट टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज द ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन, द रेवोल्यूशन दैट डिफाइन द एम्स ऑफ द असेंबली। तो इसका मतलब ये हुआ कि किस तरीके के उसके एम्स थे असेंबली के, वो सबसे इम्पॉर्टेंट था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे। जैसे कि द रेजोल्यूशन इनकैप्सुलेटेड द एस्पिरेशंस एंड वैल्यूज़ बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो आपके जो एस्पिरेशन, इच्छाएं जो थी आपकी, जो वैल्यूज़ थी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे, उनको आगे लेके आना। व्हाट द प्रीवियस सेक्शन टर्म्स एज सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय एंड समड अप बाय द वैल्यूज इनकॉर्पोरेटेड इन द ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन। और वही सारे जो आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो भी प्रोविंसेस थे, जो भी आपके जो उसमें जो नॉर्म्स थे, उनको सबको क्या किया गया, वो इंस्पायर किए गए आपके किस में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिससे कि उनका क्या बन सके, स्ट्रॉन्ग बन सके असेंबली। अब अगर आपको मैं ये सब इसलिए बता रहे हूँ यहाँ पे कि अगर आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही एक तरीके से आपकी अगर पावरफुल ना होती, यूनिटी ना होती, उनकी वैल्यूज़ और जो उनके प्रिंसिपल्स थे वो स्ट्रॉन्ग ना होते, तो उससे क्या होता आपका जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता वो भी कैसा होता, उसी का एग्जाम आपका उसी का आपका इमेज होता, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन दिस रेवोल्यूशन आवर कॉन्स्टिट्यूशन गेव इंस्ट्रक्शनल एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस फंडामेंटल कम्युनिटीज। अब फंडामेंटल कम्युनिटीज का मतलब, अब फंडामेंटल कमिटमेंट्स की ये बात कर रहे हैं, तो जो इंस्टीट्यूशनल जो आपके एक्सप्रेशंस थे वो फंडामेंटल कमिटमेंट्स क्या थे, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या था मेन कमिटमेंट, इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी एंड कॉस्मोपोलियन आइडेंटिटी। तो ये इनके मेन आपके कमिटमेंट थे। दस आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ मेज ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स बट अ मोरल कमिटमेंट टू establish a government that will fulfill many promises that the nationalist movement had before the people। समझ में आ गया आपको? तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आपकी जो कमेटी थी, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो केवल एक सेट ऑफ रूल्स या प्रोसीजर्स नहीं थे, बट उन्होंने क्या किया, आपका एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट किया सिस्टम जिससे कि जो गवर्नमेंट होगी
वो अपने प्रोमिस को पूरा करेगी, जो कि एक तरीके से आपने क्या किया थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट में हम सब लोगों ने फील किए थे, या उन जो इश्यूज़ को हमने होल्ड किया था कि हम ऐसा करेंगे, ये होना चाहिए। जब आपका नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहा था तो उन सब को वो गवर्नमेंट क्या करे, पूरा कर सके। तो इस तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन, तो क्या क्या थे वो देखेंगे आप। यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स को अब मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी काफ़ी बार, आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे दोबारा से। ठीक है, तो ये आपको एक बार आप पढ़ोगे तो दोबारा से आपको रिकॉल हो जाएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। अब इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स क्या थे हमारे पास, चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। द थर्ड फैक्टर इंश्योरिंग effectiveness of a constitution is a balanced arrangement of institutions of गवर्नमेंट। अब ये कैसे सिक्योरिटी मिलेगी कि भाई इंस्टीट्यूशन सारे काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन आपका बिल्कुल अच्छा काम करेगा। उन्होंने क्या किया, आपके जो जितने भी इंस्टीट्यूशन थे उनको एक वेल मैनर से अरेंजमेंट किया गवर्नमेंट के अंदर। कैसे, द बेसिक प्रिंसिपल इज द गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक एंड कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है ना, एक तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, सेकंड वो वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए काम करनी होनी चाहिए गवर्नमेंट। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इवॉल्विंग द राइट बैलेंस अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर, द एंड द जुडिशरी। तो बहुत सारा उन्होंने समय इसमें व्यतीत किया कि किस तरीके से इनको पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाए, एक बैलेंस बनाया जाए। ठीक है ना, this led to the adoption of parliamentary form and the federal arrangement। और जब ये डिस्कशन किया गया उन्होंने, तो उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि भाई जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, और जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कैसे होनी चाहिए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। और ये ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। विच वुड डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर and the executive on one hand and between the state and the central government on the अदर हैंड। अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम बना दोगे तो उससे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दोगे तो उससे आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्लियर, तो ये डिस्कशन करने के बाद उन्होंने रिजल्ट निकाला। आगे देखते हैं अब, वाइल इवॉल्विंग द मोस्ट बैलेंस्ड गवर्नमेंटल अरेंजमेंट्स the makers of constitution did not hesitate to learn from the experiment and the experience of other countries। अब आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो बिल्कुल भी हेजिटेट, उनको कोई शर्म नहीं थी कि हम दूसरी कंट्रीज़ के जो एक्सपीरियंस हैं उनसे सीखें और ऐसी चीज़ें ना करें जो चीज़ वहाँ पे हुई है, और ऐसे रूल्स बनाएं जिससे कि वैसी चीज़ ना हो सके। तो ये चीज़ उन्होंने वहाँ पे सीखी। दस द framers of the constitution were not averse to borrowing from the other constitutional traditions। तो मैंने वही चीज़ कहा, उनको कोई बोरो करने में कोई हेजिटेशन नहीं था। ठीक है, indeed it is a testament of their wide learning that they would lay their hands upon many intellectuals arguments। तो इससे ये भी झलकता था कि भाई वो लोग ओपन है किसी और से सीखने के लिए भी। ऐसा नहीं है कि जो हम लिख रहे हैं बस ये सही है ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं था। दे वर ओपन टू लर्न फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। द हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दैट वॉज नेसेसरी फॉर द फुलफिलिंग द टास्क एट हैंड, सो दे बोरोड अ नंबर ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। समझ में आ गया, ये मैं कह रहा था, उन्होंने बहुत सारे जो आपके प्रोविजंस जो रूल्स थे वो दूसरी कंट्रीज से लिए। बट बोरोइंग दीज आइडियाज वॉज नॉट स्लैविश इमिटेशन। ये कोई नीचता दिखने वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई ये ऐसा नहीं कह सकते कि आप बहुत नीच हो कि आपने दूसरी कंट्री से ये चुरा लिया, आप बेकार हो, ऐसा कुछ नहीं है। फार फ्रॉम इट, ईच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू बी डिफेंड ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वाज सूटेड टू इंडियन प्रॉब्लम्स एंड एस्पिरेशंस। तो ये नहीं था कि दूसरी कंट्री का आपको वो रूल अच्छा लगा तो आपने यहाँ रख लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा नहीं था। उसको क्या होना था, पहले तो फुलफिल होना था कि जो इंडियन प्रॉब्लम्स हैं, ये इंडियन जो एस्पिरेशंस हैं, उसके लिए वो रूल क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, तभी जाके वो रूल इसमें एक्सेप्टेबल होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिया वाज एक्सट्रीमली लकी टू हैव एन असेंबली दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रोकियल का मतलब होता है संकीर्ण, छोटी सोच वाले, इन इट्स आउटलुक टू टेक द बेस्ट अवेलेबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड मेक इट देयर ओन। तो जो हमारी असेंबली थी उसको हमें क्या करना चाहिए, थैंक्स कहना चाहिए कि वो लोग बिल्कुल
संकीर्ण सोच के नहीं थे कि भाई जो हम कह रहे हैं वही सही है, दूसरे से हम क्यों लें, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। जो बेस्ट था वो दूसरी कंट्री से लिया और उसके आपने उसमें देखा कि क्या ये हमारी कंट्री में सूट होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। और उसको उन्होंने अप्लाई किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि इंडिया के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकें। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या क्या से प्रोविजंस थे वो आप इसमें देखेंगे, आपको एक एक तरीके से वो लिखे हुए हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या मिला था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या लिया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है। तो ये सारी चीज़ें इसको आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे और आप इसको पढ़ेंगे भी। ये ऑलरेडी वैसे मैं डिस्कस कर चुका था पहले भी, बट आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, जस्ट टू रीड दिस, ओके, यू विल अंडरस्टैंड। तो ये आपका चैप्टर था फर्स्ट, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना और कैसे वो काम करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है।